पीएम केयर्स फंड एक ऐसा फंड जिसके ट्रस्टी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी है। लेकिन फिर भी ये फंड एक गवर्नमेंट फंड नहीं है। एक ऐसा फंड जिसकी प्रमोशन में और जिसकी वेबसाइट पे हमारे देश का नेशनल एम्बलम यूज हो रहा हो, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की फोटो यूज हो रही हो, और तो और उसकी सारी कम्युनिकेशन भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से हो रही हो, फिर भी वो फंड एक गवर्नमेंट फंड नहीं है। एक ऐसा फंड जिसकी वेबसाइट का डोमेन नेम एक्सटेंशन gov.in हो, जो सिर्फ गवर्नमेंट एनजीओज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज यूज करती हैं, और तो और उस फंड पे काम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कर रहे हो, फिर भी वो फंड एक गवर्नमेंट फंड नहीं है। ये है रियलिटी पीएम केयर्स फंड की। सरकार का कहना है कि एक प्राइवेट फंड है जिसको रजिस्टर एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर किया गया है, तो ये पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर नहीं आता, लेकिन डोनेशन पब्लिक कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार पीएम केयर्स फंड को एक गवर्नमेंट ओन्ड फंड मानने से क्यों इनकार कर रही है। एक सवाल यह भी है कि पीएम केयर्स फंड अगर एक गवर्नमेंट ओन्ड फंड नहीं है तो उसकी वेबसाइट पे और इसके प्रमोशन में हमारे नेशनल एम्बलम की फोटो कैसे यूज हो रही है। एक सवाल यह भी उठता है कि जब इस फंड का मकसद ही देश की इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करना है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है, उसका हिसाब सरकार अपने ही देश की जनता को क्यों नहीं देना चाहती। और अंत में सवाल यह भी उठता है कि पीएम केयर्स के आने के 5.5 साल बाद यानी आज हमें इसके बारे में कितना बताया गया है और इससे हमें कितना फायदा पहुंचाया गया है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को पैसे चाहिए, ऐसे में सरकार ने देश की जनता से मदद की अपील की। पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड में लोगों को दान करने के लिए कहा, तो लोगों ने देश के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। Aditya Birla Group has contributed 500 crore rupees towards COVID-19 relief measures. उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 27 मार्च 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से रजिस्टर हुआ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, यानी पीएम केयर्स फंड। अब ये नाम रखने के बाद ये एक्रोनिम बना या ये एक्रोनिम बनाने के बाद ये नाम रखा गया, वो एक मिस्ट्री है, लेकिन जो भी कहो एक्रोनिम बहुत कैची है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद उसके अगले ही दिन यानी 28 मार्च को प्रेस रिलीज करके इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई। इस ट्रस्ट को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया, यानी ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाया गया। अब ये सब हुआ पीक कोरोना के टाइम पे, जब पहली बार पूरी दुनिया घर बैठी थी और हर जगह लॉकडाउन लगा था। इस फंड को एस्टैब्लिश करने के पीछे रीजन ये दिया गया कि हमें एक डेडिकेटेड फंड चाहिए जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, रिसर्च को फंड करना और विक्टिम्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इनमें से कितनों पे काम हुआ है और कितना हुआ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इस फंड को समझते हैं। एस्टैब्लिश होने के सिर्फ 4 ही दिन में यानी 31 मार्च 2020 तक ही इसमें 3076 करोड़ की टोटल डोनेशन जमा की गई, और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले 2 महीने में ही इसमें 10,600 करोड़ रुपए जमा हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज और बैंक्स के डोनेशन के क्लेम्स को स्टडी करके इस फिगर तक पहुंचा था, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार टोटल डोनेशन का अमाउंट इससे ज़्यादा ही होगा। इनका ये एनालिसिस एकदम सटीक निकला, और गवर्नमेंट के पब्लिश डेटा के अकॉर्डिंग साल 2020-21 में टोटल 10,990 करोड़ की डोनेशन पीएम केयर्स में जमा की गई। प्राइवेट कंपनीज के बड़े डोनर्स में L&T, इन्फोसिस फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो, टाटा, पेटीएम और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन थे। वहीं बड़े इंडिविजुअल डोनर्स में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहरुख खान और करण जौहर जैसे और भी थे। इतना पैसा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े लोगों से आने के बाद भी और पैसा इकट्ठा किया गया, वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, गवर्नमेंट बैंक्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। इंडियन एक्सप्रेस ने 32 पीएसयू से आरटीआई के जरिए ये पता लगाया कि अगस्त 2020 तक इन 32 पीएसयूज ने कुल 2105 करोड़ रुपए डोनेट किए पीएम केयर्स फंड में अपने सीएसआर बैलेंस से। वहीं एक और आरटीआई के जरिए ये पता चला कि दिसंबर 2020 तक 101 पीएसयूज ने कुल मिलाकर 2400 करोड़ डोनेट किए इस फंड में। इतना सारा पैसा ऑलरेडी आ रहा था, लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकी। सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिक्वेस्ट किया हर महीने अपनी 1 दिन की सैलरी पीएम केयर्स में डोनेट करने के लिए। हालांकि ये रिक्वेस्ट कम और मैंडेट ज्यादा था। इन पीएसयूज ने सर्कुलर्स निकाले जिसमें लिखा था कि जो भी इस नोबल कॉज, ध्यान देना, इस नोबल कॉज, एक ऐसा कॉज जिसमें की हुई डोनेशन का इस्तेमाल कहाँ होगा वो हमको नहीं बताया जाएगा, लेकिन नोबल है, तो इस नोबल कॉज में जो कोई भी डोनेट नहीं करना चाहता
उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सीनियर अथॉरिटी को राइटिंग में दे कि वो डोनेट नहीं करना चाहते। ऐसा ना करने पे ये माना जाएगा कि आप डोनेट करना चाहते हैं तो हम आपकी एक दिन की सैलरी कट कर लेंगे। कुछ तो और भी तेज थे। एम्स दिल्ली के सर्कुलर में तो एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया गया कि आपकी एक दिन की सैलरी कट करके पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दी जाएगी। ना रिक्वेस्ट ना परमिशन, सीधा इन्फॉर्म किया गया। ऐसे ही हर पीएसयू, गवर्नमेंट बैंक्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या तो सीधा इन्फॉर्म किया जा रहा था या तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया जा रहा था। मतलब अगर आपको डोनेट नहीं करना तो ये आपकी जिम्मेदारी है हायर अथॉरिटी को बताना, वरना हम तो यही मान के चल रहे हैं कि आप तो डोनेट करना ही चाहते हो। इस पर बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ और ऐसे नोटिस के लिए सरकार को घेरा जाने लगा। हंगामा बढ़ता देख इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने नए सर्कुलर निकाले जिसमें लिखा था कि जो डोनेट करना चाहते हैं उन्हें राइटिंग में अपनी विलिंगनेस सीनियर अथॉरिटी को सबमिट करनी होगी। अब ये सब हुआ लेकिन डोनेशंस तो फिर भी भर भर के मिली। 101 पीएसयूज ने दिसंबर 2020 तक कुल 155 करोड़ डोनेट किए सिर्फ स्टाफ सैलरीज से। वही गवर्नमेंट बैंक्स जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक्स के साथ साथ रेगुलेटर्स जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुल मिलाकर 204 करोड़ से भी ज्यादा रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा कराए सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी से। इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एनसीईआरटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और सारे आईआईटीज ने अपनी स्टाफ की सैलरीज और उनके पेंशन अकाउंट से टोटल 21.81 करोड़ डोनेट किए पीएम केयर्स फंड में। इतना ही नहीं, इन सब के बाद हमारी मिलिट्री के तीनों फोर्सेस ने कुल मिलाकर लगभग 203.67 करोड़ अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्ट करके इस फंड में डोनेट किए। इतनी सारी जगहों से डोनेशंस के बाद भी सरकार को वो पैसे कम लगे तो उन्होंने इंडिया की 2004 से चली आ रही पॉलिसी जिसके तहत इंडिया ने यह घोषित किया था कि हमें फॉरेन एड की जरूरत नहीं है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे, क्योंकि हम खुद केपेबल हैं और आत्मनिर्भर हैं। इस पॉलिसी को पलटते हुए सरकार ने पीएम केयर्स फंड में फॉरेन डोनेशंस भी अलाउ कर दी, यानी हम पहले आत्मनिर्भर थे लेकिन 2020 के बाद से नहीं रहे। अब देखो, ऐसे सुनने में तो हमें ये 200 करोड़, 155 करोड़ ये सब नंबर हमें समझ नहीं आते, लेकिन अंदाजा लगा के देखो, इस फंड के पहले ही साल में इसमें 10,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। अब मेरे और आपके जैसे आम लोग अगर हम अपनी 3 पुश्तों की वेल्थ भी जोड़ देंगे तो भी हम शायद इस अमाउंट के 1% की वेल्थ भी नहीं बना पाएंगे। 10,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और खासकर जब वो पैसे हमसे लोगों की मदद करने के लिए मांगे गए हो तो उस पर सवाल उठना तो नॉर्मल है, लेकिन सवालों के जवाब ना मिलना बहुत बड़ी गड़बड़ है। The Prime Minister's office told the Delhi High Court today that the PM Cares Fund is not a Government of India fund and that the amount does not go into the Consolidated Fund of India. Prime Minister Care Fund, the PM Care Fund, will not be audited by the Comptroller and Auditor General of India. To this government, I say, stop lying to us all the time about growth rates, about migrants' welfare, about expenditure, and the laughable delusion that the PM cares. इस फंड के क्रिएशन की न्यूज पब्लिक होते ही इस पे सवाल उठना शुरू हो गए, जिसमें से सबसे पहला सवाल था इस फंड के डॉक्यूमेंटेशंस पे। 29 मई 2020 को एक एडवोकेट श्री हर्षा कंदुकरी ने एक आरटीआई डाली पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड मांगते हुए। सोचा तो उन्होंने यही होगा कि या तो इस आरटीआई का जवाब नहीं आएगा, और अगर आएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएगा, लेकिन जो जवाब आया उसने सबको हिला के रख दिया। जवाब था कि पीएम केयर्स फंड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये आरटीआई के अंडर नहीं आता। अब इस जवाब पे बवाल होना तय था, क्योंकि जिस फंड में डोनेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें कह रहे थे वो फंड हमारा फंड है ही नहीं, यानी वो एक गवर्नमेंट फंड है ही नहीं, जिस वजह से हमें इसकी ट्रस्ट डीड भी देखने को नहीं मिल सकती। फिर अगस्त 2020 में एक और आरटीआई डाली गई, जिससे पता चला कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना किसी कैबिनेट डिस्कशन से नहीं हुई है, बल्कि इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। अब जब ये बात कंफर्म हो गई कि पीएम केयर्स फंड कोई सरकारी फंड नहीं बल्कि एक प्राइवेट फंड है, तब ये सवाल उठने लगे कि कैसे एक प्राइवेट फंड हमारे नेशनल एम्बलम को यूज कर रहा है अपनी मार्केटिंग, अपनी वेबसाइट और अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे, क्योंकि स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के अनुसार कोई भी प्राइवेट एंटिटी हमारे नेशनल एम्बलम को यूज नहीं कर सकती। इसके साथ साथ इस फंड के एस्टैब्लिश होने के नेक्स्ट डे यानी 28 मार्च 2020 को ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी द्वारा इस फंड में डोनेट किए जा रहे पैसों को उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंट्रीब्यूशन के तौर पे दिखाने की परमिशन दे दी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से
एक कंपनी को अपने डोनेशन के लिए CSR एग्जेम्पशन तभी मिल सकता है जब वो डोनेशन एक गवर्नमेंट फंड में की गई हो, जिसका काम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और किसी नेचुरल कैलेमिटी में रिलीफ पहुंचाना हो। इन दोनों रीजंस की वजह से काफी बैकलैश आने लगा और ऑपोजिशन को हावी होता देख सरकार ने फाइनली ये माना कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक फंड है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ट्रांसपेरेंसी लॉस के अंडर नहीं आता, यानी आरटीआई एक्ट के जरिए इससे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। अब इंडिया में फॉरेन डोनेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस को FCR यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है। इस एक्ट के हिसाब से जो भी ट्रस्ट या एनजीओ इंडिया के बाहर से जितना भी पैसा रिसीव करता है, उन पैसों का रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी होता है, जैसे कि कितने पैसे मिले हैं, कहां से मिले हैं, किसने दिए हैं और भी जरूरी इंफॉर्मेशन। लेकिन पीएम केयर्स फंड को फॉरेन से डोनेशन लेने की परमिशन तो दे दी, लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन से बाहर रखा गया। मतलब हम पैसा तो लेंगे बाहर से, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। अब होम मिनिस्ट्री के 2011 और जनवरी 2020 के ऑर्डर के हिसाब से जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को FCRA के प्रोविजंस मानना कंपलसरी नहीं होता, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिटिंग CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से करवाना मैंडेटरी होता है। लेकिन पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग CAG से नहीं बल्कि एक प्राइवेट फर्म से करवाई जाती है जो होम मिनिस्ट्री के ही ऑर्डर के खिलाफ जाता है। लेकिन फिर भी सब चंगासी। Now, new documents deepen confusion over the Prime Minister Cares after claiming the Prime Minister Cares is private. Now the government is saying it's a public. In a new RTI reply, the government says that the Prime Minister Cares is established by the government of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से दान की अपील की है। पीएम केयर्स फंड में दान की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। Then please consider the massive donations made by Chinese companies. This is horrific. Xiaomi, a Chinese company accused of snooping on people, gave the fund 10 crores. TikTok, currently banned by this government only a few weeks ago, gave 30 crores. Huawei, banned by around the world for its well-documented links to the Chinese army, gave 10 crores. अब इतने सारे पैसों और इतने सारे क्रिटिसिज्म के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी उठ रहा था। जब हमारे पास ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड यानी PMNRF था और जब उसमें उस समय तक यानी 2020 तक 3800 करोड़ से ज्यादा रुपए कंप्लीटली अनयूटिलाइज पड़े थे, तो इस नए फंड की क्या जरूरत थी? पहले उस फंड को तो सही से यूज कर लेते। सवाल बहुत सही है, लेकिन मेरे इस सवाल से जुड़े कुछ फॉलोअप सवाल हैं जो मैं बाद में पूछूंगा। उससे पहले हम PMNRF को समझ लेते हैं। PMNRF की शुरुआत जस्ट हमारी आजादी के बाद 24 जनवरी 1948 में हुई थी। हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस फंड को एस्टैब्लिश किया, जिसका इनिशियल मोटिव था पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज की मदद करना। धीरे धीरे इसके मोटिव में और भी चीजें जोड़ी गई, जैसे कि किसी बड़े एक्सीडेंट या दंगों के विक्टिम्स की मदद करना, महंगे इलाज जैसे कि हार्ट की सर्जरी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर या फिर एसिड अटैक विक्टिम्स को मेडिकल सपोर्ट देना, और नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़, अर्थक्वेक, साइक्लोन जैसे समय में विक्टिम्स तक मदद पहुंचाना। शुरुआत में इसकी मैनेजिंग कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, टाटा ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव और FICCI के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे। अब 1948 से 1984 तक तो ये मैनेजिंग कमेटी ऐसे ही रही, लेकिन 1985 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के अंडर इस मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया और इस फंड के पैसे कहां खर्च किए जाएंगे उसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ पीएम के पास रहने लगा। अब पीएम केयर्स आने के बाद जब ये सवाल उठने लगे कि जब PMNRF ऑलरेडी था हमारे पास, तो ये नया फंड क्यों लाया गया? इसके जवाब में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह तर्क दिया कि PMNRF में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उसके फंड्स का मिसयूज किया गया है पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा। इसके साथ साथ क्योंकि PMNRF की मैनेजिंग कमेटी में कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी जगह दी गई थी और उसके बाद 1985 में मैनेजमेंट कमेटी ही हटा दी गई, इसलिए इस फंड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अब पहले हम अपने होम मिनिस्टर के क्लेम्स को वेरीफाई कर लेते हैं। पहला क्लेम था PMNRF की ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ। तो PMNRF की शुरुआत किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट डीड से नहीं हुई थी, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील से हुई थी और बाद में यानी साल 1961 में इसे एक ट्रस्ट माना गया ताकि इसमें की गई डोनेशंस को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जा सके। अब PMNRF है तो पब्लिक ट्रस्ट जिसको मैनेज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी ऑडिटिंग CAG से नहीं करवाई जाती। इसकी भी ऑडिटिंग किसी प्राइवेट फर्म से ही करवाई जाती है और इस फंड में किसने डोनेट किया, कितना डोनेट किया, कब डोनेट किया और उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ, उसकी जानकारी हमें नहीं दी जाती। बस इसकी वेबसाइट पे एक टेबल बना दी गई है
जिसमें पूरे साल में कितना डोनेशन मिला और कितना खर्च हुआ उसकी वैल्यूज बता दी जाती हैं और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, पहले की कांग्रेस सरकारों ने पीएमएनआरएफ को पब्लिक अथॉरिटी मानने से मना किया है, जिसका मतलब है वो आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता। पीएमएनआरएफ से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए जितनी भी आरटीआई डाली गई हैं उन सबको रिजेक्ट करते हुए यही बोला गया है कि पीएमएनआरएफ कोई पब्लिक बॉडी नहीं है, इसलिए ये आरटीआई के अंडर नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि प्रधानमंत्री राहत कोष एक प्राइवेट फंड है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये प्राइवेट संस्था है तो फिर पीएमओ से क्यों चलती है? पीएमओ के मुताबिक इस फंड के बारे में ना तो संसद में ही सवाल पूछा जा सकता है और ना ही फंड के इस्तेमाल के बारे में सीएजी कोई जांच कर सकता है। अमित शाह ने दूसरा क्लेम किया कांग्रेस सरकारों द्वारा पीएमएनआरएफ के फंड्स के मिसयूज का। उन्होंने कहा कि पीएमएनआरएफ के फंड्स राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है जिसके ट्रस्टी हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम। थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि 2005 से लेकर साल 2008 तक, यानी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तब अप्रॉक्सीमेटली 1.45 करोड़ रुपए पीएमएनआरएफ से राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर किए गए और उस ट्रांसफर का रीजन दिया गया रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। अभी किसको रिलीफ दे रहे थे और किसको रिहेबिलिटेट कर रहे थे उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन भी एक प्राइवेट ट्रस्ट है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार और उसको चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी सभी चीजें प्राइवेट हैं, बस हमारी ही एक एक रुपए की ट्रांजैक्शन सरकार को पता होना जरूरी है। सरकार की हजारों करोड़ों की ट्रांजैक्शन का हमको पता हो ना हो वो चलेगा। ऐसा ही है सब कुछ। कोई नहीं, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब अमित शाह का तीसरा क्लेम था कि पीएमएनआरएफ फंड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। वो एक पॉलिटिकल फैमिली का फंड है जिसे वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। पीएमएनआरएफ के सारे फैसले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लेते हैं और वही पीएम केयर्स के सारे फैसले एक मैनेजिंग कमेटी लेती है, जिसमें सारे जनता द्वारा इलेक्टेड सीनियर मिनिस्टर्स बैठते हैं, जिससे इसमें पड़े फंड्स को सही जगह मदद के लिए खर्च किया जाता है और पैसों की चोरी नहीं होती। चलो मान लेते हैं, बट अब मुझे अपने फॉलोअप सवाल पूछने हैं। अमित शाह के क्लेम के हिसाब से पीएमएनआरएफ में ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत थी, फंड्स का मिसयूज होता था और उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं था। तो ये सारे सवाल तो पीएम केयर्स के लिए भी उठ रहे हैं। इस फंड में भी ट्रांसपेरेंसी की दिक्कतें हैं। कभी इसको प्राइवेट फंड बोलते हो तो कभी इसको पब्लिक फंड बोलते हो, लेकिन जो भी हो आरटीआई के अंडर इसको आने नहीं देते। और तो और अब इसमें पड़े फंड्स का यूज हो रहा है या मिसयूज हमको तो उसकी जानकारी है नहीं। जो इन्फॉर्मेशन सरकार से हमको मिली हमें तो बस वही पता है, क्योंकि सीएजी को इस फंड की ऑडिटिंग नहीं करने दी जाती और जिससे करवाई भी जाती है उसकी पूरी रिपोर्ट हमको दिखाई नहीं जाती। पीएमएनआरएफ की ही तरह एक टेबल दिखा देते हैं जिसमें टोटल डोनेशन और टोटल खर्च लिखा होता है। अरे भाई, किसने पैसे दिए, आपने वो पैसे किसको दिए, कब दिए, ये सब तो आप भी नहीं बता रहे। और बात करें स्ट्रक्चर की, तो आपने ही बनाया ये फंड और इसकी मैनेजिंग कमेटी में बैठे भी आप ही लोग हो। आपने ऐसा तो किया नहीं कि मैनेजमेंट कमेटी में एक सीट लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी दी हो। अगर ऐसा किया होता तो सच में ही माना जाता कि पीएम केयर्स फंड का स्ट्रक्चर पीएमएनआरएफ से अच्छा है। लेकिन अभी तो पीएम केयर्स फंड भी पीएमएनआरएफ की तरह ही एक पॉलिटिकल पार्टी का फंड बन के रह गया है। अब देखो, पीएम केयर्स फंड को लेके ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही थी और बहुत हंगामा हो रहा था, जिसके चलते सरकार को उसकी बैलेंस शीट पब्लिक करनी पड़ी। इनकी वेबसाइट पर जाके इस फंड की बैलेंस शीट को देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2022-23 तक ही, क्योंकि उसके बाद तो हंगामा खत्म हो गया था। तो उसके बाद की इन्फॉर्मेशन क्यों देनी। और जो बैलेंस शीट इन्होंने दी भी है वो भी पूरी नहीं है। एक टेबल में सिर्फ हेडिंग्स दिखा दी हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन जो नीचे नोट्स में होती है उनका रेफरेंस तो उन्होंने टेबल में दिया है, लेकिन उन नोट्स के पेजेस अपलोड ही नहीं किए गए हैं। यानी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन चिपका दी गई है उस समय हंगामा रोकने के लिए, और इतनी भी मेहनत नहीं की गई कि एटलीस्ट नोट्स के रेफरेंसेस ही हटा देते। खैर छोड़ो, हम इनकी बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बैलेंस शीट है साल 2019-20 की, जिसमें सिर्फ 4 दिन के लिए ये फंड ऑपरेशनल था। यानी 27 मार्च 2020 को ये फंड रजिस्टर हुआ और 31 मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अपने पहले 4 दिन के ऑपरेशन में इस फंड में 3076 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए और खर्चा 1 रुपया भी नहीं हुआ, जो कि समझा जा सकता है क्योंकि सिर्फ 4 ही दिन हुए थे और सरकार वेट कर रही थी एक अच्छा अमाउंट जमा होने की। उसके बाद आई अगली बैलेंस शीट साल 2020-21 की। इस साल फॉरेन और डोमेस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस मिला के 7678 करोड़ डिपॉजिट हुए पीएम केयर्स फंड में, जिससे इसका टोटल बैलेंस 10,990 करोड़ हो गया। इस पूरे साल में इस फंड से कुछ पैसे खर्चे भी किए गए, जिसमें से 1311 करोड़ खर्च किए गए 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदने में, 1,000 करोड़ माइग्रेंट्स के वेलफेयर में लगाए गए
50 करोड़ 2 कोविड हॉस्पिटल्स और 16 RT-PCR टेस्टिंग लैब्स में लगाए गए। 201 करोड़ 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने में लगाए गए। 1392 करोड़ खर्च हुए कोविड-19 की वैक्सीन खरीदने में और लगभग 20 करोड़ के आसपास खर्च हुए 2 इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करके सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी बनाने में। अब ये देख के तो लग रहा है कि अच्छा खर्चा किया गया है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि जब इन 50,000 वेंटिलेटर्स के पहले बैच को हॉस्पिटल्स को दिया गया तब सबसे पहली शिकायत आई अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से, जिन्होंने मई 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिख के ये बताया कि पीएम केयर फंड से जो उन्हें वेंटिलेटर्स मिले हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। It was back in April when the cases in Gujarat began rising. The Chief Minister had announced using the Made in India ventilators then. Now, Ahmedabad Mirror report says that the government is refusing that they ever passed it off as ventilators, but the documents prove otherwise. फिर जुलाई 2020 में दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल ने यह बताया कि ये वेंटिलेटर्स जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये सिर्फ 10 से 15% पेशेंट्स के ही काम आ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को 10 वेंटिलेटर्स मिले पीएम केयर्स फंड से खरीदे हुए। वहां के डॉक्टर्स ने तो वेंटिलेटर्स यूज करने से ही मना कर दिया क्योंकि वो सारे के सारे खराब निकले। फिर अप्रैल 2021 में मल्टीपल हॉस्पिटल से लेटर मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिख के ये बताया कि उनको मिले वेंटिलेटर्स भी खराब हैं। फिर उसी महीने महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि उनको मिले 72 वेंटिलेटर्स में से 17 खराब पड़े हैं, जिन्हें काफी टाइम से रिपेयर नहीं किया गया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये बयान सुन के वहां के बीजेपी लीडर प्रभाकर शिंदे ने मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर को ऑर्डर दे दिया उन सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने का जो पीएम केयर्स फंड से खरीदे हुए वेंटिलेटर्स इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि हमने तो दे दिया, अब तुम इस्तेमाल करो, अगर नहीं करोगे तो हम एक्शन लेंगे। अरे वो तो इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, आप इस्तेमाल करने लायक सामान तो दो। पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत उपलब्ध कराए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत जो वेंटिलेटर्स राज्य को सप्लाई किए जा रहे हैं वो काफ़ी बेकार हैं। अगर पीएम केयर्स फंड का पैसा वेंटिलेटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उनका इस्तेमाल इलाज के लिए भी हो, और अगर वो इस लायक नहीं है तो वो केवल एक बॉक्स भर है। वेंटिलेटर्स में खर्च किए हुए पैसे कितने अच्छे से काम आए वो तो हमको पता चल ही गया। अब जरा ये 162 ऑक्सीजन प्लांट्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। 201 करोड़ एलोकेट किए गए 162 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए। अक्टूबर 2020 में सरकार ने टेंडर निकाला इन ऑक्सीजन प्लांट्स को बनवाने का और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी को। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। अब अक्टूबर 2020 के बाद अप्रैल 2021 में स्क्रॉल, जो कि एक न्यूज वेबसाइट है, उसने इन्वेस्टिगेशन करके ये पता किया कि इन 6 महीनों में 162 सैंक्शन प्लांट्स में से अब तक सिर्फ 11 ही इंस्टॉल हुए हैं और उनमें से भी सिर्फ 5 ही काम कर रहे हैं। फिर 18 अप्रैल 2021 को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि अब तक 33 ऑक्सीजन प्लांट्स लग चुके हैं, लेकिन उनमें से कितने काम कर रहे हैं उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। लेकिन उसी के ठीक 4 दिन बाद यानी 22 अप्रैल 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये माना कि उन्होंने दिल्ली के लिए 8 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बन पाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी विपुल नायक ने इसका रीजन बताया कि सिंस फरवरी 2021 से कोविड केसेस कम होने लगे थे, इसलिए काम थोड़ा धीरे होने लगा। मतलब फिर से जब केसेस बढ़ेंगे तब ये लोग काम पे लगेंगे, क्योंकि जब तक लोग सफर नहीं करते शायद इनको काम में मजा नहीं आता। अब इस फंड की जितनी भी बैलेंस शीट हमारे पास है उसमें से एक और चीज नोट करने लायक है। अपने ऑपरेशन के पहले ही साल में यानी पहले 4 दिन में 3076 करोड़ यानी 3076 करोड़ इस फंड में डोनेट किए गए थे। फिर अगले साल यानी साल 2020-21 में इसमें 7678 करोड़ डोनेट किए गए। फिर अगले साल 2021-22 में डोमेस्टिक और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस मिला के इसमें कुल 1936 करोड़ रुपए डोनेट किए गए। और फिर आखिरी बैलेंस शीट साल 2020-21 के हिसाब से डोमेस्टिक और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के इसमें 912 करोड़ रुपए डोनेट किए गए। यानी साल दर साल इस फंड में डोनेशंस का अमाउंट कम हो रहा है। अब ये या तो इसलिए हो सकता है क्योंकि अब इस फंड की मार्केटिंग कम हो चुकी है, या फिर ये भी हो सकता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस इस फंड पे धीरे धीरे कमने लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों रीजंस का बराबर का हाथ है साल दर साल इस फंड में डोनेशंस के अमाउंट के कम होने का।
BJP National President JP Nadda has said that out of 50,000 ventilators in India to fight COVID, 20,000 ventilators were funded through the PM CARES Fund. In an interaction with BJP Karyakartas of Andaman and Nicobar Island, JP Nadda reiterated that India's COVID fight continues. 3 राज्यों के ये 3 अस्पताल अव्यवस्था की एक जैसी त्रासदी से गुजर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ 3 अस्पतालों की नहीं है, बल्कि कई अस्पताल ये शिकायत कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड से राज्यों को जो वेंटिलेटर भेजे गए हैं वो काम नहीं कर रहे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड से अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर्स दिया गया था। अब इन वेंटिलेटर्स में खामियां देखी जा रही हैं। चंडीगढ़, राजस्थान के बाद हाल ही में मोहाली और महाराष्ट्र के बीड़ में भी अस्पतालों ने खराब वेंटिलेटर्स की शिकायत की है। अब इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन कुछ बातें करना ज़रूरी है। चाहे पीएम केयर्स फंड हो या पीएम एनआरएफ हो, इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों हमसे पैसा ले रहे हैं या फिर हमारे हिस्से का पैसा ले रहे हैं, लेकिन हमको ही नहीं बता रहे कि वो उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमारे हिस्से का पैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनीज को CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अपने रेवेन्यू का 2% सोसाइटी की भलाई के लिए खर्च करना जरूरी होता है, यानी हमारी भलाई के लिए खर्च करना जरूरी होता है। और सरकार को जो कंपनियों से टैक्स मिलता है, सरकार उसे लोगों के डेवलपमेंट पे खर्च करती है, यानी हमारी डेवलपमेंट पे खर्च करती है। तो जब किसी फंड में डोनेट करने से किसी कंपनी को CSR एग्जेम्पशन या टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, तो फंड में डोनेट किया हुआ पैसा हमारे हिस्से का ही पैसा होता है जो एक फंड में डाल दिया जाता है। लेकिन जब उस पैसे के इस्तेमाल की जवाबदेही की बात आती है तो हमें ही उस इंफॉर्मेशन से दूर रखा जाता है। ये अभी की बीजेपी सरकार हो या पहले की कांग्रेस सरकार है, सबने यही किया है। लोगों से लो लेकिन जवाबदेही से बचो, क्योंकि जनता का क्या है, 4 दिन सवाल पूछेंगे फिर भूल जाएंगे। नेताओं को बस वोट मिलने से मतलब है और उस वोट के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है और उस मार्केटिंग के लिए पैसा लगता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? यही सब तरीके होते होंगे उसके। यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि लेफ्ट विंग या राइट विंग बन के हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें सेंटर में खड़े होकर सबसे सवाल पूछने की जरूरत है। मोदी सरकार को 11 साल हो गए पावर में, लेकिन हमारे आसपास तो घर अभी भी लोग बढ़ा के बना रहे हैं, रोड्स पे तो अभी भी गड्ढे हैं, सरकारी स्कूल की हालत तो अभी भी खराब है और सरकारी हॉस्पिटल्स में तो अभी भी लंबी लाइनें लगती हैं। ये सब सवाल हमको सरकार से पूछने चाहिए, लेकिन सरकार के साथ साथ हमको अपोजिशन से ये भी पूछना चाहिए कि आपकी क्या पॉलिसीज हैं जिससे पावर में आने के बाद इस देश की मीडिया को सुधारा जाएगा। आप कैसे इस देश में हर सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी लेके आओगे? रोड्स, स्कूल्स और पोल्यूशन की सिचुएशन को आप कैसे ठीक करोगे? जब ये सब सवाल होंगे तब इस देश की पॉलिटिक्स सुधरेगी और इस देश का हाल भी सुधरेगा। नहीं तो तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अमीर लोग देश छोड़ के जाते रहेंगे और गरीब हिंदू मुस्लिम अपर कास्ट लोअर कास्ट में ही लगे रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बताए गए फैक्ट्स जहां से लिए गए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।